गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में मैंने अभी तक तुमको न्यूटन के लॉज बता दिए, फोर्स क्या होता है ये बता दिया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ऐसे कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने तुमको सिखा दिया है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में ना न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने सिखाया था। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो थर्ड लॉ तुम क्या करना, अच्छे से समझना होता है। अच्छा, थर्ड लॉ में एक प्रॉब्लम होता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन ही रॉन्ग है लेकिन वो पूछते हैं और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब तक ये थर्ड लॉ तुमको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ना, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर तुमने अच्छे से नहीं देखा होगा, तब तक ये एग्जांपल तुमको नहीं समझ में आएगा। तो ये एग्जांपल देखने से पहले इससे पहले वाले एग्जांपल को अच्छे से देख लेना। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। अब हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम होता क्या है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि इफ द फोर्स अप्लाइड, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द horse is equal and opposite, then how is the cart moving? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है, अभी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। वो ऐसा पूछते हैं कि अगर हॉर्स और कार्ट, जैसे हम क्या पढ़े हैं न्यूटन थर्ड लॉ में, हमने पढ़ा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऐसा कुछ है ना। अगर ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, अगर ऑब्जेक्ट ए ने बी पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट बी पे ही ऑब्जेक्ट ए पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ में ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये वॉल है, वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर वॉल पे मैं जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स मुझ पे वॉल भी पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मैंने जो फोर्स लगाया है और जो वॉल से जो फोर्स आ रहा है अगर वो सेम नहीं होता तो वॉल टूट गया होता क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मान लो एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, क्रिकेट का बॉल लिया और क्रिकेट के बॉल को ऐसे वॉल पे फेंका, वो टक्कर खा के वापस आती है क्या? हाँ या ना? अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ये वॉल था और ये बॉल है, अगर ये बॉल जो है ये इसको टक्कर खा ऐसे जैसे ही टक्कर मारेगा तो जितना फोर्स ये बॉल, ऐसा लिख सकते हैं ना, फोर्स ऑन बॉल बिकॉज ऑफ वॉल, फोर्स, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे इसको, फोर्स ऑन वॉल बिकॉज ऑफ बॉल। वॉल पे जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है ना, और बॉल पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन बॉल बिकॉज ऑफ वॉल, ये इस तरफ लग रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? जैसी टक्कर खाया होगा, जैसी कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन के बाद वॉल पर फोर्स इधर लग रहा है और बॉल पर फोर्स इधर लग रहा है। अब दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन होना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि बॉल पे जितना फोर्स इधर लगा या वॉल पे जितना फोर्स इधर लगा, बॉल पे उतना ही फोर्स उधर लग रहा है, तो ये बॉल पीछे मूव कैसे कर रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि एक वॉल है, वॉल पे हमने ऐसे बॉल फेंका। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इस बॉल ने वॉल पर जितना फोर्स लगाया होगा, वॉल भी बॉल पर उतना ही फोर्स लगाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर ये एक्शन और रिएक्शन पेयर इक्वल ऑपोजिट होते हैं तो ये बॉल पीछे मूव करके कैसे गया, ये एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से अपन समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होगा। ये जो मैंने लिखा है, फोर्स ऑन वॉल बिकॉज ऑफ बॉल, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये जो फोर्स है ये फोर्स वॉल पे लग रहा है क्या? और ये जो मैंने लिखा है, फोर्स ऑन बॉल बिकॉज ऑफ बॉल, ये फोर्स बॉल पे लग रहा है क्या? मैंने देखो एक्शन रिएक्शन पेयर में दो स्टेटमेंट याद रखना। पहला स्टेटमेंट याद रखना कि अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा अगर एक्शन हुआ है तो। और दूसरा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज में एक्ट करता है।
अगर एक्शन किसी एक बॉडी में हुआ है तो रिएक्शन जो होगा वो किसी अलग बॉडी में होगा। अब यहां पे जो डायग्राम है, यहां पे जो डायग्राम है उसमें देखो, एक्शन फोर्स अगर वॉल पर हुआ है, एक्शन फोर्स अगर वॉल पर हुआ है तो रिएक्शन फोर्स बॉल पे हो रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ बॉल के बारे में अगर बात करें, सिर्फ बॉल के बारे में, तो सिर्फ बॉल पर तो ये वाला फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स बॉल पे लग रहा है क्या? नहीं, ये फोर्स तो वॉल पर लगा था, वॉल, दीवार जो है, दीवार पर ये फोर्स लग रहा है, बॉल पर ये फोर्स लग रहा है। तो बॉल चलेगा रुकेगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करेगा कि बॉल पर कितना फोर्स लगा है। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये न्यूटन थर्ड लॉ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपने को लगता है कि सर अपने को समझ में आ गया है, लेकिन जब भी कोई एक्सप्लेन करने बोलता है तो अपनी हवा टाइट हो जाती है। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये मैंने बोल दिया, मान लो ये एक्शन था, बॉल का टकराना अगर एक्शन है तो बॉल जब बॉल पे फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्शन इस डायरेक्शन में है और एक्शन किस पे हो रहा है? एक्शन वॉल पर हो रहा है क्या? एक्शन वॉल पर हो रहा है, रिएक्शन किस पर हो रहा है? रिएक्शन बॉल पर हो रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर वॉल क्यों नहीं चला? फिर वॉल इसलिए नहीं चला क्योंकि वॉल को यहां पे हमने फिक्स करके रखा है क्या? अगर ये वॉल यहां पर फिक्स होके नहीं रहता तो ये वॉल भी चल रहा होता। बात समझ में आ रहा है? और बॉल क्यों चल रहा है सर? क्योंकि बॉल पर जो फोर्स है, बॉल पर जो फोर्स है वो उसको उधर चला रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो फोर्स है, एक्शन जो फोर्स है वो वॉल पर हो रहा है और रिएक्शन जो फोर्स है वो बॉल पर हो रहा है, ठीक है। वॉल क्यों नहीं चल रहा सर? क्योंकि वॉल जो है वो फिक्स है, इसलिए वॉल नहीं चल पा रहा है। बॉल क्यों चल रहा है? क्योंकि बॉल पर रिएक्शन हो रहा है, इसके कारण वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर बॉल को भी कोई फिक्स कर देता ना तो वो बॉल भी नहीं मूव कर पाता। क्लियर है क्या? हाँ या ना? ये एग्जाम्पल डायग्राम के साथ नोट करना है। और जो मैंने बोला है ना, जो मैंने बोला है वो सारी बातें आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। हो सकता है तुमको अभी समझ में आ गया हो, लेकिन तुम नियर फ्यूचर में भूल जाओगे फिर। इसलिए जो भी मैंने बोला है उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी है तुमको नोट डाउन कर लेना है। अब ये हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम समझते हैं। ये हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम भी वैसे ही है। क्या होता है, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं, फिर भी आई हैव अटेम्प्टेड। ऐसा एक हॉर्स है, ठीक है। ये हॉर्स का पीठ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, एक गधा बन गया ये तो। ये पता नहीं बीमारी हो गई वो बेचारे को। और ये इसका पूछ, ठीक है। अब ये हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स है और इससे क्या करते हैं, ऐसे धागे से बांधकर एक कार्ट अटैच करके रखते हैं क्या? हाँ या ना? ऐसे कुछ डायग्राम होता है। अच्छा, अभी देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है और कैसे ये काम करता है वो समझते हैं। जब ये हॉर्स आगे जाएगा तो हॉर्स आगे कैसे जाता है? तुम देखो, तुम चलते कैसे हो? जब भी तुमको फॉरवर्ड चलना होता है तो तुम क्या करते हो? अपने पैर से अर्थ को पीछे धक्का देते हो क्या? ये स्विमिंग जब करते हो, स्विमिंग करने के लिए क्या करते हो? आप अपने हाथों से पानी को पीछे भेजते हो, तो तुमने वाटर पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया। वाटर पर फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में था तो वो जो वाटर है वो तुम पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है क्या? वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आता है तुम पे, वही तुमको आगे स्लाइड कराता है क्या? और चलने में भी अपन ऐसे ही करते हैं। जब भी चल रहे होते हैं ना तो चलने में क्या करते हैं? अपन पैर से ये जो फुट होता है, फुट से क्या करते हैं? अपन जमीन को पीछे धक्का देते हैं। अगर मैंने जमीन को पीछे धक्का दिया, मान लो मैंने क्या किया, मैंने अर्थ पर एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स ऑन अर्थ है, अर्थ मैंने नहीं, ये हॉर्स, ये फोर्स ऑन अर्थ है बिकॉज ऑफ हॉर्स। तो अर्थ पे अगर फोर्स ऐसा लगा है, अगर ये एक्शन हुआ तो रिएक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट होगा क्या?
रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, फोर्स ऑन अर्थ, फोर्स ऑन हॉर्स बिकॉज ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर कैसा है? हॉर्स किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है? हॉर्स तो आगे चलने के लिए अप्लाई कर रहा है फोर्स अर्थ पर। अब अर्थ का जो रिएक्शन आया उसके कारण ही हॉर्स क्या करेगा? आगे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा वो देखते हैं। अब ये जो फोर्स आया है ना, ये जो फोर्स आया है, इस फोर्स को अगर तुम ऐसा समझो कि फोर्स का कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये जो फोर्स था, इस फोर्स को तोड़कर इसका कुछ पार्ट आगे की तरफ बना सकते हैं और इसका कुछ पार्ट ऊपर की तरफ बना सकते हैं। इसको बोल रहे हैं फोर्स हॉरिजॉन्टल। इसको बोल रहे हैं फोर्स हॉरिजॉन्टल और इसको क्या बोल रहे हैं? फोर्स वर्टिकल। कौन सा फोर्स? ये जो हॉर्स पर फोर्स लग रहा था अर्थ के कारण, हॉर्स पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, उसको जब मैंने तोड़ दिया, उसको जब मैंने रिजॉल्व कर दिया, तो मेरे पास फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया, जो मैं बोल रहा हूं कंपोनेंट, मतलब मेरे पास फोर्स का कुछ पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल, फोर्स हॉरिजॉन्टल, और फोर्स का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ आ गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? फोर्स वर्टिकल। बात समझ में आ रहा है? अब ये फोर्स वर्टिकल क्या कर रहा है? फोर्स वर्टिकल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हॉर्स के वेट को संभाल रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स वर्टिकल है, ये हॉर्स को नीचे नहीं गिरने दे रहा ना, ये फोर्स के वेट को संभाल रहा है। इससे पहले लेक्चर ध्यान से देखना, वेट फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, ये सब मैंने समझाया है इससे पहले लेक्चर में, वो सब समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हॉर्स का वेट नीचे लग रहा था, हॉर्स का वेट नीचे लग रहा था, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? इसके वेट को फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा है। अच्छा, फिर ये हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? वही तो हॉर्स को आगे लेके जा रहा है क्या? जो अर्थ के फोर्स के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आया, वही तो हॉर्स को आगे लेके जा रहा है। अब जैसे ही हॉर्स आगे जाना स्टार्ट करेगा, जैसे ही हॉर्स आगे जाना स्टार्ट करेगा, ये जो धागा है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड में टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो मान लो अगर इसमें टेंशन आया, तो टेंशन हमेशा क्या करना है? ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना होता है। जिधर भी ऑब्जेक्ट उससे दूर टेंशन। टेंशन कैसे आता है? जब भी धागे में इलोंगेट होने की टेंडेंसी है, धागा जब स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, तो धागे में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, उस फोर्स को ही अपन टेंशन फोर्स बोलते हैं क्या? तो हॉर्स चला था आगे, हॉर्स के आगे चलने से धागे में आया टेंशन, वो जो टेंशन फोर्स जनरेट होगा वही क्या कर रहा है? कार्ट को आगे पुल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कि द रिएक्शन ऑफ हॉर्स इज नॉट एक्टिंग। ये जो मैं आंसर बोल रहा हूं वो लिखना है तुमको। द रिएक्शन ऑफ हॉर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द कार्ट। Actually, horse is applying a force on the ground and the ground is applying a reaction force on the horse. Full stop. Because of, ये तुम स्क्रीन को पॉज कर करके लिखना, because of the reaction force applied by the earth, the horse will move in the forward direction. As the horse moves in the forward direction, the thread develops tension. Because of the tension, the cart is pulled forward. बात समझ में आ रहा है क्या? इतना तुमको लिखना है, इसको बोलते हैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये क्वेश्चन ही गलत होता है। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा तुमको समझना, बहुत ही मुश्किल लगेगा। अगर इससे पहले लेक्चर तुमको नहीं समझ में आया होगा ना, तो मुझे नहीं लगता ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में टेंशन क्या है, नॉर्मल क्या है, वेट क्या है, ये सारे फोर्सेस के बारे में मैंने तुमको जानकारी दी थी। ठीक है, आज बात करते हैं प्रेशर के ऊपर में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स लास्ट में देखेंगे। पहले क्या कर लेते हैं? प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? तो बोलोगे सर मेरे तो लाइफ में बहुत प्रेशर है सर, घर वाले मुझसे बहुत काम करवाते हैं सर, मेरे घर में मेरे लाइफ में बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन में जी रहा हूं सर मैं। प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर, ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या याद रखते हैं, या पहले तो कुछ एग्जांपल बता देते हैं प्रेशर के। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो
वो जो बैग होता है ना, बैग, कैरी बैग्स जो होते हैं, जो कॉलेज वाले बैग्स होते हैं या जो ट्रैवलिंग वाले बैग होते हैं, उनके जो स्ट्रेप्स होते हैं जो यहाँ पे कंधे पे लगते हैं, वो बहुत पतले होते हैं क्या? नहीं। वो स्ट्रेप बहुत पतले होते हैं क्या? नहीं, स्ट्रेप बहुत थिक होते हैं। तुम देखना, वो जो स्ट्रेप का जो एंड होता है, एंड उन्होंने पतला कर दिया होता है, लेकिन जो कंधे पे जो स्ट्रेप आता है, जो शोल्डर्स पे जो स्ट्रेप आता है, वो बहुत थिक होता है क्या? ऐसा देखा है हमने। हाँ सर, ऐसा होता है। क्यों होता है? कपड़ा ज्यादा था क्या? कपड़ा ज्यादा था इसलिए इधर मोटा कर दिया क्या? पता नहीं सर, हो सकता है ऐसा। चलो भाई ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम क्या करना, वो अपन पता नहीं तुम लोग में से कोई डेजर्ट में गए होगे कि नहीं। कोई अगर डेजर्ट में गया होगा ना, तो डेजर्ट में चलना बहुत मुश्किल होता है क्या? डेजर्ट में जब चलते हैं तो पैर डेजर्ट के अंदर सिंक होता जाता है, मतलब डूबता जाता है। सिंक नहीं, वो अंदर धंसता जाता है। लेकिन वही जो कैमल है वो बहुत ही इजीली डेजर्ट में मूव कर लेता है क्या? अब ऐसा क्या है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया सर हमारे साथ? हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं, वो कैमल तो मस्त वाला दौड़ रहा है वहां पर। ऐसा अन्याय क्यों हुआ सर हमारे साथ? ठीक है भाई, ये भी चलो, ये भी मान लिए। और एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें क्या करना था, मैंगो का सीजन है, अभी आम मिल रहा है अभी, ठीक है। तुम मार्केट गए, मार्केट से तुम क्या किया, मैंगो खरीद के लाए तुम। अब तुमको मैंगो खाना था। मैंगो खाने के लिए तुम मान लो थोड़े बहुत डिसेंट बंदे हो, तुम थोड़ा बहुत तुम ध्यान रखते हो अपने डिसेंसी का, तो तुम मैंगो खाने के लिए क्या करोगे? तुम नाइफ लोगे, प्रॉपरली इसको कट करोगे, प्रॉपरली कट करने के बाद खाओगे। मान लो तुमको मैंगो खाना है और तुमको नाइफ नहीं मिल रहा है। अब तुमको नाइफ मिल ही नहीं रहा है, कैसे कट करेंगे? तो तुमने सोचा क्यों ना भाई कट ही करना है, तो अपने फिंगर से कट कर लेते हैं। अब तुम लगे हुए हो फिंगर से कट करने के लिए। ये वाटरमेलन मिलता है अभी। वाटरमेलन को अगर तुमको काटना है तो तुम क्या करते हो? वो जो चक्कू होती है, चक्कू से ऐसे काट देते हो। तुम इमेजिन करो कि चक्कू नहीं है और अपने हाथों से काटना है, पॉसिबल होगा क्या? नहीं, कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो चक्कू के पास ऐसा क्या था कि वो एकदम आसानी से काट ले रहा है, और हमारे हाथों में ऐसा क्या कमी है जो हम उसको नहीं काट पा रहे? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के जो हमारे पास सिनेरियो है, उनका आंसर कौन बताएगा? उनका आंसर बताएगा प्रेशर। अब तुम देखो, वो चक्कू वाले एग्जांपल में तुम जब हाथों से काटने की कोशिश करोगे ना, तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वो जो चक्कू से काटोगे ना, चक्कू से काटने में तुमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही कम फोर्स में वो आराम से कट जाएगा। और वो जो चाकू है वो जितना ज्यादा धार वाला होगा या जितना ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, शार्प होगा, जितना ज्यादा शार्प होगा उतना इजीली तुम उसको कट कर सकते हो क्या? अच्छा, अगर उतना इजीली कट कर सकते हैं तो सिर्फ फोर्स काफी नहीं है भाई, सिर्फ फोर्स काफी नहीं है। फोर्स के अलावा भी एक फिनोमेना है जो इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड कर रहा है। अब देखते हैं कैसे डिसाइड हो रहा है। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, प्रेशर। अब प्रेशर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर डिफाइन करना है अपने को। प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं? मैथमेटिकली प्रेशर के लिए लेटर पी यूज करेंगे, कैपिटल पी यूज करते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रहा है? प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे अगर मैं बोलूं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है? एक ऐसा प्लेट है, ठीक है, एक ऐसा प्लेट है और इसका रेडियस मान लो कितना है? इसका रेडियस है 7 मीटर्स का। 7 मीटर ज्यादा हो गया, 7 सेंटीमीटर ले लो। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है। और इस पूरे प्लेट पे हमने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया? मान लो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक ऐसा सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है, और सर्कुलर प्लेट में रेडियस कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। और इस पे जो फोर्स अप्लाई किया है मैंने, वो कितना अप्लाई किया है? 20 न्यूटन का। मुझे इसके इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या देखा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स
पर यूनिट एरिया, ऐसा ही देखा क्या हमने? अगर प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ है? 20 का अप्लाई हुआ है। एरिया, ये जो एरिया है, अगर प्लेट है तो प्लेट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? तो पाई का मतलब सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने जाते हैं ना, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। नहीं जानते तो याद रख लेंगे भाई, ये लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। पाई का वैल्यू क्या यूज करेंगे? 22/7। सब वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो पाई आर स्क्वायर, यहां पे एरिया के प्लेस में क्या रखने वाले हैं? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई का मतलब कितना है? पाई का मतलब है 22 डिवाइडेड बाई 7, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर्स में है। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स को मीटर्स में? तो रिलेशन क्या होता है? 100 सेंटीमीटर का रिलेशन यहां कहीं पे लिख दे रहा हूं, 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर है क्या? तो 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं ना। ये सब अपने को याद रखना पड़ेगा, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको नहीं आता तो तुम याद कर लो, ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अगर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है तो 7 सेंटीमीटर के प्लेस में देखो, 1 सेंटीमीटर अगर 1/100 था तो 7 सेंटीमीटर 7/100 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे 7 सेंटीमीटर के प्लेस में हमने क्या रख दिया? 7/100। बात समझ में आ रहा है? आर का स्क्वायर करना है मतलब क्या हो जाएगा? एक और 7/100 आ जाएगा क्या? अब इसको तुम लिख लेना, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अब देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा। ये 7 को ये 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? 7 को 7 से कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ये 100 से 100 ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर कुछ ऐसा आ जाएगा, 20 इंटू 10⁴। ये 100 इंटू 100 जब मल्टीप्लाई हुआ 10⁴ हो गया, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 154। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो वही क्या होगा? प्रेशर होगा। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको क्या कर दिया, वो जो फॉर्मूला लिखा था उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन के बाद अभी आगे देखते हैं, इसके आगे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमने एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अभी मैंने यूनिट कुछ नहीं बताया, यूनिट धीरे से सीखते हैं कि कैसे यूनिट होता है, क्या होता है, सब कुछ आज बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी प्रेशर का जो डेफिनेशन है, प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सा डेफिनेशन क्या आ गया? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे देखो, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या फोर्स के? जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सकते हैं क्या? फॉर सेम एरिया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है? और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या एरिया के? मतलब एरिया, कांटेक्ट एरिया, ये जो एरिया अपन लिखते हैं ना यहां पर, ये एरिया जो है वो एक्चुअल में क्या है? वो एरिया है जहां पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एरिया अपन यहां पर जो लिख रहे हैं ऐसा समझ लो, ये कांटेक्ट एरिया है। तो प्रेशर अगर मुझे इंक्रीज करना है, अगर मैं चाहता हूं कि प्रेशर में बढ़ाऊं, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? या तो फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दो, फोर्स बढ़ा दोगे तब भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, या एरिया को कम करना स्टार्ट कर दो, एरिया को कम करना स्टार्ट करोगे तब भी प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैंने एग्जांपल्स तुमको स्टार्टिंग बताया था ना, अब तुमको देखो लॉजिकली वो समझ में आएंगे। वो नाइफ वाला प्रॉब्लम, नाइफ और तुम्हारे फिंगर में प्रॉब्लम क्या था? नाइफ वाले केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया था वो बहुत कम था क्या? वो नाइफ का जो एज होता है वो शार्प जब बनाते हो तो वो क्या कर, तुम कॉन्टैक्ट एरिया कम कर रहे हो क्या? नाइफ के केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, नाइफ के केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बहुत कम है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम हो गया तो प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है क्या? ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कम फोर्स अप्लाई करने से भी आप वो एप्पल को, वाटरमेलन को आप आराम से कट कर पा रहे हो क्या? फिंगर्स के केस में क्या हो रहा था? फिंगर्स के केस में सिंस ये जो एरिया था,
ये एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर डेवलप कम हो जा रहा था क्या, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा तो प्रेशर जो डेवलप होगा वो कम, कॉन्टैक्ट एरिया कम तो प्रेशर जो डेवलप होगा वो ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इट इज वेरी इजी टू कट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ नाइफ। इन केस ऑफ नाइफ वी हैव अ वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। ये तुमको लिखना है, ये एग्जांपल्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा तुमको। इन केस ऑफ नाइफ द कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी लेस, हेंस द प्रेशर डेवलप्ड इज वेरी हाई, so the fruits and the vegetables can be easily cut using a knife। ये पहला एग्जांपल समझ में आया? अच्छा, फिर वो जो बैग का स्ट्रेप वाला एग्जांपल था, वो बैग जो होता है उसमें क्या होता है, लोड भरे होते हैं क्या? लोड होते हैं, बुक्स होते हैं, ट्रैवल बैग है तो कपड़े हैं, अलग अलग तरह की चीजें होंगी। अब वो सारा का सारा लोड, वो सारा का सारा लोड आपके कंधों पे लग रहा है क्या? जो भी लोड है वो सारा का सारा लोड आपके कंधों पे लग रहा है। आप क्या चाहोगे? अगर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी क्या यहां पे कंधों में? हाँ या ना? सोचो। तुम इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, तुम एक थ्रेड लेना, थ्रेड को अपने हाथ में ऐसे बांधना, उसको थ्रेड को ऐसे पुल करना, ऐसे थ्रेड को लपेट लेना, ऐसे उसको पुल करना। तुम देखोगे जहां पे भी थ्रेड है ना वहां पे उसकी निशान हो गई। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम था। कॉन्टैक्ट एरिया कम था तो उसने प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट किया गया, प्रेशर ज्यादा जनरेट किया, उसका इफेक्ट अपने को दिखता है अपने हाथों में। लेकिन तुम एक मोटी सी ऐसी स्ट्रिप ले लेना, बैक का स्ट्रिप ले लेना, अपने हाथों में ऐसे लगा के देखना कोई निशान पड़ रहा है क्या? बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तब जाके निशान पड़ना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो बैक का स्ट्रेप होता है, बैक का स्ट्रेप क्या कर रहा है, बैक का स्ट्रेप जो होता है वो थिक इसलिए बनाते हैं, थिक बनाने से प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। प्रेशर कम हो जाने से क्या होगा, इजिली लोड को कैरी कर सकते हैं क्या? ये एग्जांपल समझ में आया? फिर कैमल वाला जो एग्जांपल है, देखो सिंपल ऐसे ही बताना है, या तो प्रेशर अगर तुमको ज्यादा बताना है कि तुम चाहते हो कि प्रेशर ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा अगर करना है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर दो, प्रेशर कम करना है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा दो। जैसे कैमल वाला जो एग्जांपल है, कैमल का अगर आप फुट देखोगे ना तो उसका फुट का एरिया बहुत ज्यादा होता है। कैमल का जो फुट होता है, कैमल का फुट कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। अब इसका फुट एरिया, इसका जो फुट का एरिया है वो बहुत ज्यादा है क्या? अगर इसका फुट का एरिया बहुत ज्यादा है तो जो यहां पर प्रेशर डेवलप हुआ, जो यहां पर प्रेशर डेवलप हुआ उसका वैल्यू कम है क्या? प्रेशर डेवलप कम हुआ तो इजीली चल सकता है। इंसानों का जो फुट होता है वो क्या होता है, ऐसे पॉइंटेड होता है भाई इंसानों का फुट। ऐसा कुछ होता है। तो इंसानों का जो फुट है वहां पे क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो यहां पे जो प्रेशर डेवलप हुआ, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ ये बहुत ज्यादा है क्या? अब ये प्रेशर डेवलप ज्यादा है इसलिए क्या हो जाता है, ये सिंक कर जाता है, ये डूब जाता है और ये आराम से चल पाता है। अब तुमने वो देखा होगा, वो जो आर्मी में वो जो बड़े बड़े बंकर्स होते हैं, बंकर्स नहीं वो क्या बोलते हैं उनको, वो जो आर्मी की व्हीकल्स होती हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। वो जो आर्मी के व्हीकल्स होते हैं उसमें देखना, जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे व्हील्स होते हैं क्या? जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं उसमें ऐसे व्हील्स होते हैं, लेकिन जो आर्मी के वो जो कैनन जिसमें बना होता है, कैनन के नीचे जब जो आप देखोगे ना तो उसमें एक पट्टी जैसी ऐसी लगी होती है और इसके अंदर में व्हील होता है। देखा है क्या कभी? टीवी में ये में कभी भी दिखाते रहते हैं वो। तो अगर तुम देखोगे तो ये पट्टी क्यों लगाई उन्होंने? अब वो जो कैनन है, वो जो कैनन है उसको कहां मूव करना है, उसको घर के घर पे तो नहीं रखना है कि बीच अपन ने अमरावती के बीच चौराहे पे उसको लगा के रख दिया है, वहां पे तो होता नहीं है। उसको वॉर सिनेरियो में लेके जाना है क्या? और वॉर सिनेरियो जैसे सियाचिन का ग्लेशियर हो गया या जो पुलवामा हो गया, ये सब जो एरिया है, ये जैसे कश्मीर में वैली रीजन है। अब वैली रीजन में ये ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता है क्या? तो ट्रैवल करना मुश्किल है तो जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर ज्यादा कैसे जनरेट होगा, अगर कॉन्टैक्ट एरिया अगर है कम तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा क्या? इसीलिए कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं ना, वो जो व्हील्स होते हैं वो नीचे एक चेन का लेयर होता है, वो चेन का लेयर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है और उसमें व्हील्स आगे मूव करते हैं। उससे क्या होता है, हमने एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस को बढ़ा दिया, जैसे ही हमने कॉन्टैक्ट सरफेस को बढ़ाया तो कॉन्टैक्ट सरफेस को बढ़ाने के कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ वो कम हो जाएगा। प्रेशर डेवलप कम हुआ तो व्हीकल क्या कर सकता है, किसी भी
लैंड में चल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना, तुम एक नेल लेना, नेल, वो जो कीला होता है ना, कीला, वो नेल तुम पानी में ऐसे रखना, वो डूब जाएगा। पानी के सरफेस में जैसे रखोगे डूब जाएगा। लेकिन एक शिप जिसमें क्या है, हजारों ऐसे नेल्स लगे हुए ना, वो नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि वो जो नेल था, नेल जब आपने रखा तो नेल क्या होता है, पॉइंटेड टिप का नेल होता है क्या? इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत छोटा है ना। अगर कॉन्टैक्ट एरिया बहुत छोटा तो प्रेशर जो जनरेट हुआ, ये बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ क्या, इसलिए ये क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन जो शिप होता है, ये शिप जो होता है वो बहुत ही थिक बेस का होता है क्या? अगर इसका बेस बहुत ब्रॉड है, इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो बहुत ही कम जनरेट होगा, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेशर के। तो मैंने आज के क्लास में तुमको क्या किया है, सिर्फ प्रेशर के बारे में पढ़ाया है और प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। तुम क्या करना, तुम सर्च करना और ऐसे कोई 5 एग्जांपल्स जहां पे तुमको लगता है कि प्रेशर का यूज हुआ है, वो आप मुझे बताना। तुम सर्च करो, तुम्हारे पास टाइम है, मैं 2 दिन का टाइम दूंगा तुमको, पूरा आज, पूरा सैटरडे, तुम मंडे को मुझे आंसर, मंडे तक मुझे आंसर तुम पोस्ट कर सकते हो। क्या करना है, तुम 5 ऐसे एग्जांपल्स बताना मेरे को जहां पे तुमको लग रहा है कि प्रेशर यूज हुआ है, या तुमको ऐसा लग रहा है कि यहां पर प्रेशर का कंसेप्ट यूज हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो तुमने घर के आसपास देखना, तुमको अगर घर के आसपास नहीं समझ में आया तो तुम नेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 5 एग्जांपल्स होने चाहिए, इतना ही देते हैं आज अभी।